स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेलों का संयोजन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर अपन नंबर 2 आज पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि समानांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों इसके अंदर लिखना ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल पर टर्मिनल वोल्टता समान परंतु विद्युत धारा अलग अलग उपस्थित होती है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा, समांतर क्रम संयोजन वो संयोजन होता है जिसमें V तो क्या रहेगा, समान। V हमेशा समान रहेगा, परंतु आपके जो विद्युत धारा होगी वो हमेशा क्या होगी, अलग अलग उपस्थित होती है। ठीक है, जैसे समझने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट क्लास में कि एक सेल को अपन इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, यानी उसकी टर्मिनल वोल्टता, यानी यहाँ पे विद्युत वाहक बल E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल हैं जिनको अपन समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो सर ये दो सेल हो गए, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 और विद्युत वाहक बल E2, इनको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समानांतर क्रम का मतलब यानी कि आपके प्रथम सेल का पहला टर्मिनल और द्वितीय सेल का प्रथम टर्मिनल एक ही बिंदु पर अटैच हो। ठीक है, और दूसरे टर्मिनल जब एक ही बिंदु पर संयोजित हो तो ऐसा संयोजन समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसको कैपिटल R प्रतिरोध से जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपके दो सेलों का संयोजन का परिपथ। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब सभी को आपको पता है कि जब दो सेल मिलेंगे तो एक बैटरी बनेगी, तो इसका तुल्य परिपथ क्या बनेगा। तो बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया था, तुल्य परिपथ में सर एक बैटरी बनेगी जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट और प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट, और सर ये कैपिटल R प्रतिरोध इससे जुड़ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब मैंने आपको कहा बच्चों कि प्रत्येक पर V क्या रहेगा, समान, यानी टर्मिनल वोल्टता तो क्या रहेगी, सभी पे समान। सही है, परंतु यहाँ पर धारा क्या होगी, अलग अलग। इस सेल नंबर 1 के द्वारा प्राप्त धारा क्या हो गई, I1, तो ये सेल नंबर 1 है। ठीक है, और ये आपके सेल नंबर 2 जिसके द्वारा प्राप्त धारा कितनी होगी, I2। तो सब कुल धारा कितनी बनेगी, I1 प्लस I2। तो ये कुल धारा I हो जाएगी, जो यहाँ पर दो भागों में पुनः बट जाएगी। तो ये बात हो गई अपने इसकी। तो अब अपन सबसे पहले सेल नंबर 1 की बात करेंगे। तो सर सेल नंबर 1 के लिए मैंने आपको कहा था जब अपन संयोजन पढ़ेंगे तो टर्मिनल वोल्टता वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो आपके V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। अब सर समानांतर क्रम संयोजन में V तो क्या रहता है, समान। सेल नंबर 1 पर विद्युत वाहक बल क्या है, E1, धारा क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है R1। तो सर यहाँ से निकालेंगे I1 धारा कितना होगा, I1 धारा होगा E1 माइनस V अपॉन R1। ये समीकरण नंबर 1। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखेंगे सेल नंबर 2 के लिए। सेल नंबर 2 के लिए जब अपन टर्मिनल वोल्टता लिखेंगे V इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस I2 R2। अब सर यहाँ पे अलग अलग क्या है, धारा, विद्युत धारा अलग है, तो यहाँ से अपन धारा निकालेंगे। I2 बराबर क्या होगा, सर I2 बराबर, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, तो क्या बनेगा, E2 माइनस V अपॉन R2। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं तुल्य बैटरी की। तो जैसे अपन तुल्य बैटरी के लिए बात करेंगे तो आपके तुल्य बैटरी के लिए क्या होगा, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इसके लिए सर अपन जब तुलना करेंगे तो यही फॉर्मूला काम में लेंगे। तो ये समीकरण नंबर 3। अब आप सभी को पता है कि जब समानांतर क्रम संयोजन होता है तो समानांतर क्रम संयोजन में किसके संरक्षण का नियम लगाते हैं, सर धारा अलग अलग है तो आवेश के संरक्षण के नियम से। तो अपन क्या बोलेंगे, आवेश के संरक्षण के नियम से।
और बच्चों आवेश के संरक्षण का नियम क्या बोलता है? आवेश का संरक्षण का नियम बोलता है कि आपके कुल आवेश यानी कुल धारा क्या होगी? I1 प्लस I2। क्या I1 और I2 का मान समीकरण 1 और 2 से पुट कर दें? समीकरण 1 व 2 से जब अपन I1 और I2 का मान रखेंगे तो बच्चों अब ध्यान देना, मैं इतनी जगह काम में ले लेता हूँ। तो सर I धारा, कुल धारा I कितनी होगी? सर I1 कितना है? ये रहा समीकरण नंबर 1। तो I1 हो गया आपके क्या? E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 ये रहा, क्या बनेगा? E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो सर अब I वाले पद एक तरफ ले लें, यानी E वाले पद एक तरफ ले लें, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और जब V वाले पद एक साथ लेंगे तो V को कॉमन ले लें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोलो भाग नहीं होगा। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो I इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? R1 R2, इधर आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 हो गया, और माइनस V, और ये हो गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। सही है। इस वाले पद को इधर ले आते हैं और धारा वाले पद को इस तरफ ले आते हैं। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि अपन को इसकी तुलना करनी है समीकरण नंबर 3 से, और समीकरण नंबर 3 में V इस तरफ अकेला है तो V बनाएंगे अपन। तो इस इधर लाएंगे तो सर ये आ गया V इक्वल टू, तो सर V इंटू क्या हो गया? R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 इक्वल टू सर ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, और ये हो गया माइनस का I। अब V आपको सर V का गुणांक 1 होना चाहिए, तो V का गुणांक 1 बनाने के लिए सभी पदों में इसका भाग देने पर, तो जैसे अपन इसका भाग देंगे यानी इसका भाग देंगे तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो देखना सभी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, इसमें भाग दिया इसका भाग देंगे तो ये व्युत्क्रम में गुणा हो जाएगा। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसका भाग I में भी लगेगा, जब I में लगेगा तो ये फिर से व्युत्क्रम में गुणा हो जाएगा। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा? सर ये तो कट गया, तो आपके पास V इक्वल टू क्या आ गया? V इक्वल टू आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया आपके समीकरण। तो अब इसकी समीकरण 3 से तुलना कर लें। तो देखना बच्चों, समीकरण 3 से तुलना पर, तो जैसे अपन समीकरण नंबर 3 से इसकी तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर अपन को मिलेगा तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट कितना होगा? सर E इक्विवेलेंट हो गया इसके बराबर, देखो E इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये तो दो सेलों के द्वारा प्राप्त तुल्य बैटरी का तुल्य विद्युत वाहक बल तथा R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? तो सर R इक्विवेलेंट की बात है तो R इक्विवेलेंट तो वही समानांतक्रम संयोजन वाला ही फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। और यदि अपन को बोले कुल विद्युत धारा I ज्ञात करो, तो सर कुल विद्युत धारा क्या होगी? बताया था बच्चों, कुल विद्युत वाहक बल बटावा कुल प्रतिरोध कैपिटल R और R इक्विवेलेंट। इस प्रकार आप कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। अब बात आती है नोट नंबर 1। यदि मान लो आपके सेलों का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध समान हो, ठीक है, तो अपन ने लिखा समान सेल हो तो, ठीक है, समान सेल हो, कितने? n समान सेल हो। n समान सेल है तो E इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? यदि अपन दो सेलों में देखें E और R समान है, E और R 2ER, तो यदि दोनों में अपन देखें तो आपके विद्युत वाहक बल E प्राप्त होगा। अरे दोनों में देख लो, ER प्लस ER और 2R, तो ये भी हो गया 2ER अपॉन 2R, तो अपने E बनेगा। तो यदि दो सेल है तब भी ऐसा बन रहा है, तो n सेलों में भी विद्युत वाहक बल क्या रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि समानांतक्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल समान रहता है, वोल्टता समान रहती है। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सर R इक्विवेलेंट R/N हो जाएगा।
तो आपके विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट ई हो गया, कैपिटल आर तो कैपिटल आर है, और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर बाई एन। तो ये हो गया आपके सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये समानांतर क्रम संयोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो डेरिवेशन होता है वो आपके डेरिवेशन में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में मैंने बच्चों आपको बताया था कि 5 डेरिवेशन है, बड़े इंपॉर्टेंट। 5वां डेरिवेशन आपके लास्ट ये डेरिवेशन है। इसके बाद में इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, इसके बाद में आपके चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस डेरिवेशन को उतार लीजिए, और अब अपन आपके नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो गया सेलों के समानांतर क्रम संयोजन की बात। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आपके विद्युत ऊर्जा तथा जूल का ऊष्मीय प्रभाव। इसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें लिखना, विद्युत ऊर्जा में लिखना, किसी विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय में आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही उसकी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो अगले लाइन में लिखना, स्मॉल टी समय में स्मॉल क्यू आवेश को वी विभव पर प्रवाहित करने में किया गया कार्य। वी विभव में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, मान लो बच्चों एक कैपिटल आर प्रतिरोध है। ठीक है, अपन ने इसके ऊपर एक बैटरी लगाई, कैपिटल वी वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं। तो कैपिटल वी वोल्ट की जब अपन बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर इस परिपथ में धारा बहेगी, तो धारा प्रवाहित होगी। तो अब अपन को स्मॉल क्यू आवेश टी समय तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य अपन ज्ञात करेंगे। तो सर मैंने आपको बताया था किया गया कार्य क्या होता है सर, डब्लू कार्य बताया था सर, Q इंटू वी। विभव की परिभाषा से V बराबर डब्लू अपॉन क्यू, तो डब्लू बराबर हो गया Q इंटू वी। अब आप सभी जानते हैं क्या कि यदि I विद्युत धारा बह रही है तो I विद्युत धारा होती है I बराबर Q अपॉन टी, तो Q बराबर हो गया I इंटू टी। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये बन गया वी आई टी। अब आप जानते हैं क्या V इक्वल टू क्या होता है आई आर, या I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर। तो यदि ये मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा I स्क्वायर आर टी, या एक फॉर्मूला बन जाएगा आई वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हो गई बात आपके इसकी। तो ये आपके ऊर्जा के फॉर्मूले हो गए। विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले कितने हैं, वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये बात हो गई। तो ये होता है आपकी विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। अब अपन बात करेंगे इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपके जूल या वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, वॉट इंटू सेकेंड, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट, ट्रेड ऑफ यूनिट यानी कि BOTU के अनुसार आपके इसका मात्रक होता है 1 किलोवाट आवर, जिसको अपन 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट। सर 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो सर 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3 यानी 1000। ठीक है, वॉट तो सर वॉट हो गया, इनटू आवर। 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट किसके बराबर होती है, ये 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के तुल्य होती है। तो याद रखना आपके ये विद्युत खर्च निकालने में काम में लिया जाता है।
तो ये मात्रक हो गया। अब इसकी विमा निकालें तो सर ये कार्य है, विद्युत ऊर्जा कार्य के बराबर, तो कार्य की विमा क्या होती है m1L2T-2। तो ये हो गया आपके विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है VIT या I²RT या V²/R/T। तो ये हो गई बात आपके विद्युत ऊर्जा की। अब इसमें पढ़ेंगे अपन जूल का ऊष्मीय प्रभाव। तो जूल का ऊष्मीय प्रभाव क्या बोलता है कि जब किसी प्रतिरोध में कैपिटल विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैपिटल विद्युत धारा प्रवाहित करने में बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, जिससे ताप में वृद्धि होती है। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण जब ताप में वृद्धि हो तो यही प्रभाव जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो बच्चों जूल के ऊष्मीय प्रभाव, हेडिंग लगाइए जूल का ऊष्मीय प्रभाव, और इसमें लिखिए जूल का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालकतार में विद्युत धारा कैपिटल प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालकतार में विद्युत धारा कैपिटल प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध के कारण ऊष्मीय ऊर्जा हानि उत्पन्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा हानि उत्पन्न होती है जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। यही जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो जूल के अनुसार तो सब बच्चों जूल ने क्या कहा, किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के तुल्य होता है ना। किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा, जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसके क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, तो जब समानुपाती चिन्ह आते तो क्या आता है, जे नियतांक JH। सर जहाँ जे क्या है, जहाँ जे कहलाता है बच्चों, जे कहलाता है आपके जूल का ऊष्मीय तुल्यांक। ऊष्मीय तुल्यांक है ना, तुल्यांक जूल का ऊष्मीय तुल्यांक जो बराबर होता है 4.2 जूल पर कैलोरी या 4.18 जूल पर कैलोरी के इक्वल होता है। तो सर यदि यहाँ से ऊष्मा निकालें तो कैपिटल H ऊष्मीय ऊर्जा किसके बराबर होगी, सर ऊष्मीय ऊर्जा होगी W/J। अब आप सभी को पता है जब W का क्या फॉर्मूला था, VIT/J या I²RT/J या V²T/RJ। तो ये होती है आपके उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा है। अब इसके अंदर बच्चों अपन लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, वह है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, सर विद्युत शक्ति क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो बच्चों विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति होती है कार्य करने की दर W/T। और सर W का फॉर्मूला अपन जानते हैं VIT, तो यहाँ पे रखेंगे तो VIT/T। सो T से T कट गया, क्या बन गया V/I। तो सर विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति होती है V/I या I²R या V²/R। तो ये होता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। अब बात करें इसके मात्रक की, तो बच्चों विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट है ना, या फिर सर कार्य बटा समय जूल पर सेकेंड। या फिर अपन इसकी विमा की बात करें तो सर कार्य की विमा क्या होती है, m1L2T-2 और समय की विमा T1। जब दोनों को हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, m1L2T-3। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो ये होगी इसकी विमा। तो बच्चों ये कहलाता है आपके शक्ति है ना। और आपके मोस्टली शक्ति इस मात्रक में मिलती है 1 किलोवाट, 1 मेगावाट। तो सर 1 किलोवाट में 10⁻³ वॉट होते हैं, ठीक है, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वॉट होते हैं। तो ध्यान रखना आपके ये होता है वाट। तो ये आपकी विद्युत शक्ति, तो ये अपने विद्युत शक्ति
और ये आपके चैप्टर कंप्लीट। ठीक है ना। अब अपन इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल है तो अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट बेस्ड टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल है तो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके ये उतार लीजिए, कहलाता है विद्युत ऊर्जा और जूल का ऊष्मीय प्रभाव। हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन आपके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे आपके बुक का एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब व 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 व 6 घंटे चलते हैं तथा दो पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। तो 30 दिन का विद्युत खर्च ज्ञात करो यदि 1 यूनिट 5 रुपए की हो। तो बच्चों आपके बुक का क्वेश्चन है, तो आप बुक के क्वेश्चन से यानी कि मिलान कर लीजिए कौन सा न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। तो आप उस न्यूमेरिकल को पढ़ना। तो मेन न्यूमेरिकल में जो आपको गिवन दैट है वो लिखकर इसको सोल्व कर दो। ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया है। तो जब भी विद्युत ऊर्जा के खर्च के आधार पर कोई क्वेश्चन हो तो उसके अंदर अपन इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसे भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे सामान, यानी उस मकान में क्या क्या वस्तुएं लगी हुई है। ठीक है। फिर अपन उन वस्तुओं की लिखेंगे शक्ति, यानी पावर कितनी है, पावर। फिर अपन लिखेंगे वो प्रतिदिन, यानी कि उनकी संख्या कितनी है, उन वस्तुओं की संख्या कितनी है। और फिर अपन लिखेंगे वो कितने समय के लिए उपयोग में ली जाती है, समय यानी कि टी। और फिर अपन कुल विद्युत खर्च ज्ञात करेंगे। और विद्युत खर्च ज्ञात करने का सूत्र है विद्युत खर्च ऊर्जा, और विद्युत खर्च ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है W बराबर NPT, यानी अपन इन तीनों को गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बल्ब नंबर 1। आपके मकान में 2 बल्ब लग रहे हैं। ठीक है। तो एक तो बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2, और आपके मकान में पंखे लग रहे हैं। तो बात करते हैं बल्ब नंबर 1 कितने वाट का है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है 100 वाट का। यानी आपके पहले बल्ब की शक्ति है 100 वाट और दूसरे बल्ब की शक्ति है 40 वाट। ठीक है। पंखे की शक्ति बता रहा है 60 वाट। 100 वाट के कितने बल्ब हैं, उनकी संख्या 100 वाट के बल्ब हैं 4। ठीक है। 40 वाट के बल्ब भी हैं 4 और 60 वाट के पंखे हैं 2। कितने समय के लिए चलते हैं, 100 वाट के 4 बल्ब आपके 4 घंटे के लिए चलते हैं, 4 घंटों के लिए। ठीक है। 40 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है 6 घंटे के लिए चलते हैं। और 60 वाट के 2 पंखे 8 घंटों के लिए चलते हैं। ठीक है। तो कुल शक्ति ज्ञात करेंगे तो सर इसकी शक्ति कितनी होगी, मैंने कहा इन तीनों को गुणा कर दो, 4 चौक 16। तो ये तो हो गई आपके पहला कार्य, यानी कि 1600 वाट इंटू आवर। ठीक है। दूसरे की निकालेंगे तो सर 6, ये आपके हो गए 16 को 6 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपके 760 वॉट आवर। ठीक है ना, 760 वॉट आवर, सॉरी ये होगा आपके 960 वॉट इंटू आवर, है ना। 16 गानी 96, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गानी 96, ये भी, तो इसकी भी कितनी हो गई, ये भी आपके 960 वॉट इंटू आवर। तो सर कुल विद्युत खर्च कितना हुआ, तो सर कुल विद्युत खर्च, तो सर कुल विद्युत खर्च होता है, सभी को जोड़ लें, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो जैसे अपन इन तीनों को जोड़ेंगे तो सर ये तो है 1600, ये है 960 और प्लस ये भी है 960। ठीक है। तो जैसे अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विद्युत खर्च कितना होगा, तो सर अपन जोड़ेंगे 0, 6 12 की 2, 80 लगी 1, 18 19, 19 9 5, 80 लगी 2 3, है ना। इतना वॉट इंटू आवर। अब सर इसको किलो वाट में बदलो, 1 यूनिट में बदलो, और किलो वाट में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। तो आपकी कितनी यूनिट हो गई,
सर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3520 बटा 1000, ये हो गया kWh यानी 1 यूनिट। तो अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.52 यूनिट। सर यूनिट अब चूंकि बता रहा है कि सर 1 यूनिट कितने रुपए की है, 1 यूनिट के रुपए हैं 5 रुपये। तो बताओ सर 3.5 के कितने होंगे। तो सर ये तो आपके एक दिन की बात चल रही है, एक दिन की बात है ना। ये सॉरी ये विद्युत खर्च जो आपको मिला ये एक दिन का है। कितने दिन का है, प्रतिदिन। और यहाँ पे अपन को विद्युत खर्च कितने दिन का आएगा, 30 दिन का। तो 30 दिन का विद्युत खर्च, तो सर 30 दिन का कुल विद्युत खर्च कितना होगा। तो सर इसको 30 से गुणा कर दें, तो 30 गुणा 3.52 यूनिट। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 1 यूनिट 5 रुपए की है, तो कुल विद्युत खर्च, तो विद्युत खर्च रुपए में, तो सर रुपए में ज्ञात करेंगे तो इसको किससे गुणा कर दें, 30 गुणा 3.52 गुणा आपके कितना विद्युत खर्च है। सर विद्युत खर्च दे रखा है 5 रुपये, 1 यूनिट के 5 रुपये हैं। तो ये हो गया। तो जब अपन इसको गुणा कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 528 रुपये, इतने का विद्युत खर्च होगा। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात आपके इसकी। अब अपन कुछ तुल्य प्रतिरोध वाले क्वेश्चन यानी जो न्यूमेरिकल है वो हल करते हैं। तो बच्चों मैं अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। आपके सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है ना, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सिर्फ व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन नामक साइंटिस्ट ने एक सेतुनुमा परिपथ बनाया और उसने कहा कि इस सेतुनुमा परिपथ को अपन तभी हल कर सकते हैं जब आपके संतुलन प्रतिबंध हो। तो ये सेतुनुमा परिपथ कैसा था। तो बच्चों ये परिपथ ऐसा बना हुआ आता है, या तो इसका डायग्राम ऐसा होगा। ये कितने प्रतिरोध होंगे, 5, 2 ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, एक ऐसे बीच में, एक इधर, एक इधर। तो ये हो गया सेतुनुमा परिपथ। ये R1 प्रतिरोध, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। यही परिपथ आपके ऐसे भी बना हुआ आता है ना, दूसरे तरीके से। R1, R2, R3, R4, R5 और यही परिपथ आपके इस प्रकार बना हुआ आता है। ये भी आपके व्हीटस्टोन सेतु का ही एक भाग है। ये R1, ये R2, ये R5, ये R3 और ये R4। ठीक है, तो ये सारे व्हीटस्टोन यानी कि सेतु के परिपथ हैं। इसका अपन तुल्य प्रतिरोध तभी ज्ञात कर सकते हैं जब संतुलन स्थिति हो। तो सर संतुलन स्थिति क्या होती है। तो सर संतुलना अवस्था। अब संतुलना अवस्था क्या है। संतुलना अवस्था ये बोलती है कि एक टर्मिनल से जितने प्रतिरोध लग रहे हैं उनका अनुपात, यानी R1/R2, और ऊपर R1 है तो ऊपर R3 लेंगे, तो R3/R4 हो। अगर इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का अनुपात और इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का अनुपात बराबर हो तो इस स्थिति में ये R5 प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहती है। R5 प्रतिरोध में विद्युत धारा 0। तो इसको अपन परिपथ से क्या कर देते हैं, परिपथ से हटा देते हैं। तो जैसे आप परिपथ से हटाओगे तो आपके ये परिपथ ऐसा सिंपल बन जाएगा। यह R1 प्रतिरोध, इधर लग जाएगा R3 प्रतिरोध, इधर R2 प्रतिरोध और इधर लग जाएगा R4 प्रतिरोध। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे सर, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1 + R3, और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो बन गया R2 + R4। और यदि तुल्य प्रतिरोध निकालना तो दोनों किस में हो गए, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में R1 + R3 × R2 + R4 अपॉन
R1 R3 प्लस R2 R4। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन इनको हल कर लेंगे। ठीक है, तो आपके ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु के पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके बच्चों इस पूरे डेरिवेशन को इनको उतार लेना। मैं आपको व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो देखते हैं अपने। तो बच्चों आपको बुक के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, और ये आपको डायग्राम ऐसा दे रखा है। आर 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 आर। चलो इसको रहने देते हैं, इसको अपन हटा लेते हैं, है ना। इतना परिपथ आपको दे रखा है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो ए और बी के बीच में। तो मैंने क्या कहा सर, ये व्हीटस्टोन सेतु है। सर व्हीटस्टोन सेतु कैसे है, एक बार इसको बनाते हैं अपन, है ना। तो ये एक्स और ये वाई पॉइंट, वाई को तो नीचे ले आए, एक्स पॉइंट को ऊपर ले जाए। तो जब एक्स पॉइंट ऊपर जाएगा और वाई पॉइंट नीचे आएगा, तो सर एक्स और वाई के बीच में आर प्रतिरोध लग रहा है। एक्स से जुड़ रहा है आर जो ए से जुड़ रहा है, तो एक्स से जुड़ रहा है आर जो ए से जुड़ रहा है, ए से जुड़ रहा है आर जो वाई से जुड़ रहा है, ये वाई से जुड़ रहा है ना। आर आर, ये भी आर है, तो इधर भी एक आर जुड़ रहा है बी से, और इधर भी एक आर जुड़ रहा है बी से। हो गया। अब मैंने कहा था इनका अनुपात करते हैं, तो आर बटा आर एक, इधर भी आर बटा आर एक। हो गया। संतुलन स्थिति है, तो अपन इसको हटा देंगे। इसको हटाते आपके परिपथ क्या बन गया, सब परिपथ ऐसा बन गया कि ये प्रतिरोध आर है, ये भी प्रतिरोध आर है, ये प्रतिरोध आर है, ये भी प्रतिरोध आर है। ठीक है, तो आर आर ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कितना हो गया 2r, ये भी आर और आर, ये भी श्रेणी क्रम में, तो 2r। अब तुल्य प्रतिरोध ये दोनों समानांतर क्रम में, तो 2r इंटू 2r अपॉन 2r 2r 4r। अरे बता देना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा R। तो इस प्रकार अपन तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध से रिलेटेड। इसी प्रकार अपन तुल्य प्रतिरोध से संबंधित और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप इस प्रकार आपकी बुक के और भी जो कई न्यूमेरिकल हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखना आपकी बुक का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 या 3 इस प्रकार है। तो मैं बनाता हूँ आपके, ये ए, ये बी, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, 3 ओम 3 ओम है कायो अंदर को ये थोड़ी अंदर किया अगर बदियों के साथ तोड़ो। हाँ लगाओ। तू बोल लियो तो काट को। ठीक है, तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो सर ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों जब भी ऐसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का कोई सूत्र फॉर्मूला ऐसे आपको कोई क्वेश्चन पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको 4th चैप्टर में संधारित्र वाले में बताया था। क्या कि आप परिपथ के अंदर जाके इसको सोल्व कीजिए, अंदर जाके सबसे पहले सोल्व होगा। तो परिपथ के अंदर, सर अंदर कैसे जाते हैं, आपको बाहर जो टर्मिनल हैं ए और बी वहां पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उनसे अंदर चले जाओ। अंदर कैसे देखना, ए और बी, सर यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परंतु यहाँ पर यह हल नहीं होगा। इसके अंदर जाओ और अंदर जाओ और अंदर जाओ और अंदर जाओ। तो जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा क्या कि 3 और 3 ये श्रेणी क्रम में, तो 3 और 3 6, और ये 6 और 6 किस में हो गए समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम का फॉर्मूला बताया हुआ है 6 गुणा 6 बटा 6 और 6 12, ये हो गया 2, यानी कितना जाएगा 3 हो। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ये परिपथ हल हो गया तो इसको दोबारा बनाएंगे, यानी जितना परिपथ ये हल हो गया
इसके बाद में अपन उसको वहाँ तक दोबारा, तो ये देखो 6 ओम इधर लग रहा है, एक 3 ओम है ना, और एक इधर लग रहा है। ध्यान देना, ये तो 6 ओम जुड़ रही है, ये एक 6 ओम जुड़ रहा है, ये 3 ओम, ये 3 ओम। यहाँ तक अपन ने हल कर लिया, इतना हो गया। ये कितना हो गया 3 ओम, तो सर ये 3 ओम हो गया। अब फिर से अपन आखिरी में जाके हल करेंगे, तो 3 और 3 6, और 6 और 6 3, फिर से 3 और 3 6, और 6 और 6 3, यानी यहाँ तक ये परिपथ हल हो जाएगा। तो इस प्रकार जब अपन इसको टुकड़ों में से हल करते जाएंगे, तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि ये 3 और 3, और ये यहाँ तक हल हो गया। यहाँ तक ये भी 3 हो गया, मैंने कहा ना ये 6 वाला 3 में आ गया, और ये भी 3 हो गया, और ये 3 ओम हो गया। तो सिर्फ ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। 3 और 3 6 ओम, और 6 और 3 किस में हो गए, समानांतर क्रम में। अरे इसको ऐसे बना सकते हैं ना, ऊपर तो 6 ओम हो गया और नीचे 3 ओम हो गया, ये ए और ये बी। तो समानांतर क्रम संयोजन वाला फॉर्मूला आर ए बी क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सर 3 गुणा 6 बटा हुआ 3 और 6 9, कट गया, कितना आएगा 2 ओम। तो यानी ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 2 ओम। तो इस प्रकार आप इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर सकते हैं। अब बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो आपके विद्युत परिपथ, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी चैप्टर है। ठीक है।